हेलो स्टूडेंट्स। तो डीपीपी की सॉल्यूशंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो है जिसकी मैं डीपीपी अभी अपलोड कर रहा हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसकी डीपीपी 1 का सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रॉन्ग। ठीक है, अपने को बेसिकली वो स्टेटमेंट बतानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो गलत स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में या ऑप्शन नंबर 1 में जो बोल रखी है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी बॉडी पे जो चार्ज दे सकते हो वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही दे सकते हो, है ना। या तो चार्ज ई हो सकता है या 2e हो सकता है या 3e हो सकता है या एन हो सकता है। यू कैन नॉट गिव इन फ्रैक्शन ऑफ ई, क्योंकि हम लोग सबसे छोटी यूनिट जो मानते हैं चार्ज की वो ई के बराबर होती है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। यहाँ पे एन जो है वो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, 3 ऐसे सो ऑन नंबर्स ले सकता है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये भी सही है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जहाँ पे बाहर से चार्ज का इधर उधर लेन देन नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। वो अलग बात है कि उस सिस्टम के अंदर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे सिस्टम का तो वो हमेशा सेम रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, ये भी मैंने बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और चौथी स्टेटमेंट है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये गलत है। चौथी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो चौथी स्टेटमेंट में स्टेशनरी चार्ज जो होता है, जब हम स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं तो स्टेशनरी चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर एक आइसोलेटेड चार्ज कांस्टेंट स्पीड से आप भगाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी ना। तो चौथी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, तो वही आंसर इसका होगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क एंड यूज्ड टू चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीव्स आर ऑब्जर्व्ड टू डाइवर्ज, द इलेक्ट्रोस्कोप दस चार्ज इज एक्सपोज टू एक्सरेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो इनमें से कौन सी चीज होगी? तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बता दूं। एक्चुअली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास एक जार होता है, एक ग्लास का जार होता है, और हम कोशिश करते हैं कि एक वैक्यूम जार अगर हमें मिल जाए तो वो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग इसको बंद करके रखते हैं ताकि कोई एयर का पैसेज बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको एक लिड से क्लोज करा हुआ होता है, ये हमारे पास एक लिड हो गई। फिर हमने क्या करा होता है, यहाँ से ना हमने एक ओपनिंग क्रिएट कर रखी होती है जिसमें हम लोगों ने एक मेटल की वायर या मेटल की रॉड डाली हुई होती है, और ऊपर भी मैंने एक सेटअप लिया होता है, डिस्क का सेटअप होता है, ये मेटल डिस्क है। ठीक है, ये मेरी मेटल डिस्क है, ये मेटल डिस्क है। और अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है एक मेटल रॉड, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ मेटल रॉड। मेटल रॉड ले सकते हो या मेटल वायर ले सकते हो, जो तुम्हारा सही लगे तो वो ले सकते हो। मेटल वायर मैंने ले ली। ठीक है, ये ग्लास जार है, दिस इज द ग्लास जार। इस तरीके का सेटअप अपने पास है, और साथ में ना इस मेटल रॉड के साथ में दो गोल्ड फॉइल्स लगाई जाती हैं। तो गोल्ड फॉइल्स मैंने इस तरीके की शो कर दी आपको, है ना। ये दो गोल्ड फॉइल्स मैंने दिखाई हैं आपको, टू गोल्ड फॉइल्स या गोल्ड लीव्स। नाम से पता लग रहा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब इस मेटल रॉड के साथ दो गोल्ड लीव्स अटैच्ड है। अब होता क्या है कि ये बहुत पतली होती हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये जो गोल्ड लीव्स होती हैं बहुत पतली होती हैं। अब बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है कि अगर हम यहाँ पे इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास में अगर हम कोई बॉडी को लेके आए
तो बेसिकली वो जो बॉडी है उस पर चार्ज है या नहीं है, वो पता करने के लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं कि इज द बॉडी चार्ज या फिर बॉडी चार्ज नहीं है। तो कैसे पता करते हैं, मैं आपको थोड़ा एक कंसेप्ट लेके आता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से मैं एक रॉड को लेके आया, ठीक है, एक रॉड को मैं लेके आया और मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कौन से चार्जेस थे, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्जेस थे। अब जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिव चार्ज रॉड। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस मेटल डिस्क के पास लेके आऊंगा तो देखो क्या होगा, ठीक है, टच नहीं करा रहे, बस पास में लेके आ रहे। होगा ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, ये पूरा मेटल का है। गोल्ड लीफ भी मेटल है, ये भी मेटेलिक रॉड है और ये भी मेटल है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उठ के इस जगह पे जाने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ इंडक्शन, है ना। पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ जाने लग जाएंगे और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ उठ के आए तो हम लोग सिर्फ मेटल डिस्क पे दिखा देते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्जेस जो है वो मेटल डिस्क पे आने लग गए, क्योंकि ओवरऑल तो अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है और ओवरऑल अभी भी सिस्टम न्यूट्रल ही है। इंडक्शन हो रहा है तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज तो इधर की तरफ भागे, बट जब नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ भागेंगे तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इनिशियली क्या थी, गोल्ड लीफ जो है वो ऐसे थी, बिल्कुल पास पास में थी। अब गोल्ड लीफ्स पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा चार्जेस की वजह से, और जैसे ही इन दोनों में रिपल्शन होगा तो ये दोनों रॉड्स या ये दोनों लीव्स जो हैं वो दूर दूर भागेंगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो रॉड है वो चार्ज्ड है या नहीं है। हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, इस वाले ये वाले एक्सपेरिमेंट करके, बट ये पता लगा सकते हैं कि वो चार्ज्ड है, क्योंकि चार्ज्ड होगी तभी बेसिकली रिपल्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज था तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो ये गोल्ड लीव्स रिपेल हुई। अच्छा, हम लोग गोल्ड लीव्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लीफ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि गोल्ड लीव्स को ना बहुत पतली पतली लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अपना तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दे आर वेरी मेलिएबल या डक्टाइल, जिनको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टूटेगी नहीं गोल्ड फॉइल। इसी वजह से हम लोग इसको बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोचो अगर हम गोल्ड फॉइल की भारी शीट लेके आ जाएंगे तो हो सकता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो ये डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो इसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए कि ताकि ये ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को भी ये सेंस कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग गोल्ड फॉइल को बहुत पतली पतली वायर्स में या बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ना रॉड ना होती, अगर मान लेते हैं इसकी जगह में नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आता तो क्या होता, तो नेगेटिव चार्ज रॉड जो है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती और वो नीचे भेज देती, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आते तो ऊपर वाला पार्ट तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता और नीचे वाला जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते, फिर से हमें रिपल्शन मिलती। अगर मैं इस रॉड को पास में लेके आऊंगा, इसके और पास में लेके आऊंगा तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिपल्शन होगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो ना तो इन्होंने ये बोला है कि एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करा गया। अब मैंने ये आपको क्लास में बताया भी था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो बेसिकली ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना ग्लास रॉड पे, वो बेसिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब क्या हुआ कि जब ग्लास रॉड को तुम पास में लेके जाओगे इसके, तो यही फिनोमेना होगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है इसमें, कि जो गोल्ड लीव्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों दूर दूर रिपेल हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। यही क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज यूज्ड टू चार्ज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीव्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज, यही पढ़ा हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्कोप दस चार्ज इज एक्सपोज टू एक्सरेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अब एक्सरेज को अगर आप एक्सपोज करोगे तो एक्सरे क्या कैरी करती है, एक्सरेज कैरी एनर्जी, एक्सरेज जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं।
और क्योंकि वो एनर्जी कैरी करती है तो बेसिकली जब आप एक्सरेज में इस गोल्ड लीफ को डालोगे तो होगा ये कि एक्सरेज की जो एनर्जी है वो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी। दिस एनर्जी will eject will eject electrons will eject electrons from the gold leaf। क्योंकि ये गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है बाहर, अगर ये गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ इजेक्ट कर रही है तो बेसिकली इस गोल्ड लीफ पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस पे फर्दर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहले से पॉजिटिव चार्ज डेवलप था ग्लास रॉड के लाने से, अब और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं तो ये और पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बेसिकली ये गोल्ड लीफ जो है ये और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, ये और ज्यादा रिपल्शन होगी और ज्यादा डाइवर्जेंस शो करेगी। सो इट विल डाइवर्ज फर्दर। अब तुम्हारे जो ऑप्शंस में दे रखा है ना, उन्होंने बोल रखा है लीव्स विल कोलैप्स, मेरे हिसाब से वो गलत आंसर है। कोलैप्स नहीं होंगी, डाइवर्ज करेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उस एनर्जी को लेके, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो बेसिकली ये और ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करेगी क्योंकि देयर इज मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज डेवलप्ड। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट विल बी सेकेंड, आंसर विल बी सेकेंड, द लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा सेटअप। तो मैंने इसमें आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी समझा दिया और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी हम लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बोल रखा है द चार्ज ऑन 500 सीसी ऑफ वाटर ड्यू टू प्रोटॉन्स विल बी। अब इन्होंने बेसिकली थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मिक्स करी है। 500 सेंटीमीटर क्यूब अपने को दे रखा है पानी का, है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दे रखा है। आपको बताना है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जितने भी प्रोटॉन्स का चार्ज है वो बताना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्रोसीजर क्या होगा, मैं पहले इस वॉल्यूम से पहले ये पता करूँगा कि कितना मास है पानी का, फिर उस मास से मैं ये पता करूँगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पानी में, क्योंकि मुझे एक मॉलिक्यूल का मास पता है वाटर का 18 ग्राम होता है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मास होगा उससे मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूँगा, और नंबर ऑफ मोल से फिर मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हमने पता ही है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 सेंटीमीटर क्यूब का जो पानी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास होगा, क्या वो 500 ग्राम हो जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है वाटर का वो 1 ग्राम होता है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। ये तो आ गया मास ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर जो है, ये अपने को केमिस्ट्री में पता ही होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम के करीब होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, 500 ग्राम में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 500 डिवाइडेड बाय 18 कर देते हैं। भाई 1 मोल का मास 18 ग्राम है तो 500 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 500 बाय 18, पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, ये कुछ नहीं करना, 500 बाय 18 मोल्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एक मॉलिक्यूल में होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। भाई वाटर में 2 H हैं, तो एक H के पास एक प्रोटॉन, तो 2 H के पास 2 प्रोटॉन हो गए, और ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब 8 प्रोटॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, तो 8 और 2 10, तो 10 प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दोज मैनी मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, कुछ नहीं करना यार, एक मॉलिक्यूल में 10 हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इंटू 10 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 500/18 इंटू 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें तो चार्ज निकालना था, तो चार्ज ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, चार्ज, एक सेकेंड, चार्ज ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स, अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे इन प्रोटॉन्स का तो बस हमें 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 500/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दिस इज बेसिकली हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल चार्ज ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको, मैंने सॉल्व कर लिया था। इसका आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻7 कूलम, जो कि बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर विल बी आंसर नंबर 2। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री स्टोइशियोमेट्री यूज करनी थी, बाकी तो हमारा आंसर आ गया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहे हैं कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। कोई चार्ज एक्वायर नहीं करेगा। बेसिकली अगर मैं सिलेंडर का फ्रंट व्यू दिखाऊं तो इन्होंने बोला है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है और उसके पास में एक चार्ज कंडक्टर रख दिया गया है ना, एक चार्ज कंडक्टर रख दिया गया। हमें पता है कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर जो है बेसिकली यहाँ के न्यूट्रल कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो बेसिकली चार्ज्ड कंडक्टर के आने से न्यूट्रल कंडक्टर में पोलराइजेशन डेवलप हुआ, बस सिर्फ एक फिनोमेना हुआ है जिसको हम लोग इंडक्शन का फिनोमेना बोलते हैं। ओवरऑल तो ये अभी भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडक्शन से वो चार्ज हो गया, बस नेगेटिव एक तरफ आ गए, पॉजिटिव एक तरफ आ गए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। इसी वजह से देयर विल बी नो नेट चार्ज डेवलप इन द न्यूट्रल कंडक्टर, और इसी वजह से नेट चार्ज एक्वायर्ड विल बी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन 90 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर वही वाली बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं थोड़ा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻31 kg। एक्चुअली में 9.1 होता है, बट हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻31 kg ले लिया। अब तुम्हें बेसिकली 90 kg इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज बताना है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले 90 kg इलेक्ट्रॉन्स, 90 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 kg, भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको इतना दे रखा है, तो 90 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ नहीं करना यार, 90 से 9 इंटू 10⁻31 को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट आर द चार्ज, तो चार्ज हो जाएगा 10⁻32, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, मेरे हिसाब से 1.6 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारे पास 12 आ रहा है या 13 आ रहा है, 13 आएगा, सॉरी 13 आएगा, 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। अब क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट करा था, मैंने 9.1 नहीं लिया था, 9 लिया था अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो मेरा 1.6 आ रहा है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर 1 दे रखा है, विच इज 1.58। तो ठीक है, इतनी अप्रोक्सीमेशन चलती है, अपना आंसर तो निकल ही आएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स विच टेक इनफ्लेमेबल मटेरियल, द रीजन इज, इसका रीजन बिल्कुल सही दे रखा है थर्ड, कि हम लोग चाहते हैं कि अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहे, ताकि अगर कोई चार्ज डेवलप भी हो, अगर कोई वहाँ पे उस बॉडी पे या फिर वो जो ट्रक है या फिर जो भी लेके जा रहे हैं इन्फ्लेमेबल मटेरियल,
अगर उसमें कोई चार्जेस डेवलप भी हो तो वो चार्जेस जो हैं वो कोई इन्फ्लेमेबल गैस के साथ या इन्फ्लेमेबल मटेरियल के साथ कुछ रिएक्शन करके डिस्ट्रक्शन ना ऑफर करें। इसी वजह से चार्ज जो है हम चाहते हैं कि वो पूरा न्यूट्रलाइज रहे, तो एक्सेस चार्ज जो भी डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाए। इसी वजह से हम लोग कैरियर की जो बॉडी है उसको हम लोग हमेशा अर्थ के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि एक्सेस चार्ज जो भी डेवलप हो रहा है वो सारा अर्थ में जाके न्यूट्रलाइज होता रहे और हमारा जो मटेरियल है वो सेफ रहे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत ज्यादा बताने वाला कोई लॉजिक है नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes, again it's a simple concept of Q is equal to NE। 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो, 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और क्योंकि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा स्फीयर पे वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितना आएगा, एन ही करना है, एन की वैल्यू 10 to the power 14 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 है, तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -5। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 16 माइक्रोकूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, आई एम सॉरी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, ये मैंने क्लास में बताया भी था, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज इक्वल टू ई के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर 3। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक यूनिट और यूज कर रखी है इन्होंने, स्टैट कूलम भी यूज कर रखी है। तो एक बात याद रखना, 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10 to the power 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है, स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो स्टैट कूलम जो है वो बेसिकली सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की, अपने को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेनली ऐसा यूनिट होती है, कूलम भी यूज होती है चार्ज की, बट सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। यहाँ से अगर तुम 1 स्टैट कूलम निकालोगे ना, 1 स्टैट कूलम अगर तुम यहाँ से निकालते हो तो 1 स्टैट कूलम क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 to the power 9 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 to the power -9 कूलम। जबकि हम लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम है। तो ये वाली यूनिट बहुत छोटी होगी कंपेयर टू दिस। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज तो अभी भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है, आंसर हमारा 3 रहेगा, बट मुझे बस थोड़ा बहुत स्टैट कूलम के बारे में एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें वो भी यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी अगेन गोल्ड लीफ से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर रखा है, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, और बोल रखा है कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे याद रखना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ज्यादा सेंसिटिव होगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is more sensitive than pith ball electroscope। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होगा वो मोर सेंसिटिव होगा देन पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। और इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है इसका, इसलिए ज्यादा सेंसिटिव है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्योंकि वहां पे जो गोल्ड लीव्स यूज करी जा रही है वो बहुत पतली पतली हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को भी अगर आप डालोगे तो क्योंकि वो इतनी पतली है, मास उनका कम है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी स्मॉल चार्ज के लिए भी, तो उसको सेंस कर लेंगी। जबकि पिथ बॉल में जो बॉल यूज हो रही है उसका मास अच्छा खासा हैवी होगा, इसी वजह से अगर आप स्मॉल चार्ज डालोगे तो हो सकता है कि वो बॉल इतना डिफ्लेक्ट ना करे और अपने को चार्ज के बारे में बता भी ना पाए। इसी वजह से हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर 2। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि असर्शन है व्हेन द चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज नो चार्जेस रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। बिल्कुल सही, जब भी आप कंडक्शन करोगे, कंडक्शन के अंदर कंडक्शन प्रोसेस के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, बट ओवरऑल पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज तो कंजर्व्ड है बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, तो कुछ ना कुछ हीट लॉस हो सकता है, कुछ ना कुछ स्पार्किंग हो सकती है चार्ज के मूवमेंट से,
जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो सकती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ स्पार्किंग। तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर 1। तो आई होप आपको ये वाली डीपीपी समझ में आ गई होगी। इसके सॉल्यूशंस मैं अब अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।